ग्राउंड की बातें हैं उस पे हम लोगों को ले जा सकें। और ये कार्यक्रम पूरे जहाँ जहाँ भी हमारा चैनल है वहाँ वहाँ ये कार्यक्रम दिख रहा है। तो मैं एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूँ IBC 24 के इस मंच पर। थैंक यू। और सीधे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा तनखा जी से थोड़ा सा कनेक्शन इसलिए भी ज़्यादा है कि मैं बिलासपुर का हूँ और वहाँ पे जस्टिस तनखा मेमोरियल का बहुत अच्छा काम चलता है। तो मैं इनकी संस्था में जाता हूँ और मैंने वो काम देखा हुआ है। तो मैं एक बार आपको साधुवाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम आप अपने पिताजी के नाम पर कर रहे हैं। तो पर हम यहाँ पर ये मंच सवालों का मंच है, तो बड़े सम्मान से मैं आपको सवालों की ओर ले चलता हूँ। मेरा एक ही पहला सवाल है, आप स्वीकार्य तो हैं, आप पार्टी में स्वीकार्य हैं, आप सभी जगह पर स्वीकार्य हैं, चुनाव हार जाते हैं। ये विडंबना है। विडंबना इसलिए है कि हार और जीत कैंडिडेट की क्षमता या उसके विचारधारा या उसकी नॉलेज या उसका विजन पे डिपेंड नहीं करती है। हार और जीत डिपेंड करती है कि आप किस वक्त पॉलिटिक्स में आए हो, उस वक्त की हवा फिजा क्या है। मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में था ही नहीं। 2014 में जब कांग्रेस का संकट का समय था और लोग उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मिल नहीं रहे थे, तो पूरी पार्टी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि तनखा साहब प्लीज़ जबलपुर से आके चुनाव लड़िए, जिससे हमको एक संबल मिलेगा, एक बल मिलेगा। मुझे पता था कि मैं चुनाव जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक पार्टी से पुराना विश्वास जुड़ा था और हमारे परिवार का एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि इस पार्टी में सम्मिलित थी। आपको पता है मुशरान साहब, उनके पिताजी एक प्रकार से कांग्रेस के संकट मोचक भी थे। तो उन लोगों की याद में और उन लोगों के को याद करते हुए मैंने उस वक्त हामी भरी थी, जबकि मेरा पूरा परिवार उस डिसीजन से बहुत नाराज था। मेरी वाइफ शी रिफ्यूज टू गो टू जबलपुर फॉर 10 days। मेरी मदर मेरे से नाराज थी, मेरी मदर इन लॉ मेरे से नाराज थी कि तुमने हाँ क्यों बोला। बट मुझे ऐसा लगा था कि समवेयर मेरा परिवार मुझसे बोल रहा है, कहीं जहाँ भी होंगे वो, कि विवेक आज कांग्रेस संकट में है, जाओ उनकी मदद करो। तो मैं एक भावुक इंसान हूँ, अपने लोगों के साथ संकट के समय ज़रूर खड़ा रहता हूँ। हो सकता है मैं अच्छे समय नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए 2019 में भी मैं तो कमलनाथ जी को मना कर रहा था, राहुल जी को मैंने मना किया था, सार्वजनिक रूप से मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं तो राज्यसभा में हूँ। और क्योंकि बिजी भी, तो 11 दिन तक कमलनाथ जी रोज मुझे सुबह फ़ोन करते थे और पूछते थे, विवेक क्या तुमने माइंड बना लिया है क्या। राहुल जी मुझसे कहने लगे, तनखा साहब चुनाव क्यों नहीं लड़ो आप। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनको ये ना लगे कि मैं डरता हूं चुनाव से। पर ये तो एक बार होता है, आपने 2 बार चुनाव लड़े हैं। पार्टी के लिए लड़ा, पार्टी के लिए लड़ा, क्योंकि मेरे को लगा पार्टी में जब संकट होता है तो हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है जो उस पार्टी के साथ है कि उस संकट में पार्टी के लिए खड़ा रहे। ये आपने पार्टी की बात की, क्यों नहीं एकजुट होती पार्टी आपकी, क्यों भाजपा में चले जाते हैं नेता। अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे नेताओं से बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस के बाद में भाजपा में चले गए। अभी अभी आपके यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी एक नेता लड़े जो भाजपा में चले गए। तो ये ऐसा क्यों होता है? पार्टी के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, आप कहते हैं आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, तो इस पर कोई रूट कॉज पे इस पर काम होता है? देखिए, मैं इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस भी नहीं देता हूँ, ना इन बातों से चिंतित होता हूँ। हर पार्टी का एक समय होता है। कांग्रेस का समय था 30, 40, 50 साल, नेहरू जी का समय था, इंदिरा जी का समय था, शास्त्री जी का समय था, राजीव जी का समय था, नरसिम्हा राव जी का समय था। उसी वक्त ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। 10 साल मनमोहन सिंह जी का समय था। एक समय रहता है और ये इवॉल्विंग होता है। आज अगर आप विश्व की परिदृश्य देखेंगे, समय एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ जा चुका है।
चाहे यूएस का इलेक्शन हो, चाहे यूके का इलेक्शन हो, सब जगह आपको वो दिखता है। तो मतलब इंडिया का भी एक वो एवोल्यूशन का स्टेज है, ये बदलेगा, समय आने पे बदलेगा, क्योंकि हमारी आस्था हमारे संविधान से जुड़ी है। मैं खुद सनातनी हूँ, खुद हिंदू हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, मगर मेरी आस्था मेरे संविधान के साथ है। मुझे लगता है संविधान का जो स्वीकार्यता और पालन एक देश और प्रजातंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आपने सनातन की बात की, आपने बहुत बागेश्वर बाबा की यात्रा चल रही थी, अभी लंबी यात्रा की उन्होंने, और हिंदू राष्ट्र की बात की, क्या मानते हैं? देखिए, हर आदमी को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। बागेश्वर बाबा भी एक नागरिक हैं इस देश के, और पहले भी जो अपने जो बाबा लोग थे वो भी अपनी बात रखते थे। हिंदू महासभा भी अपनी बात रखा करती थी, आपको याद होगा। जनसंघ भी अपनी बात रखा करती थी। इस देश में संविधान के मारे सबको स्वतंत्रता है। तो आज उनकी बात आपको इसलिए ज़्यादा समझ आ रही है या दिख रही है या आप सुन रहे हो, क्योंकि आज एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, मेजॉरिटेरियन वातावरण है। उसमें जब आप ऐसी बात करो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, पब्लिसिटी भी अच्छी होती है। तो मेरा ये कहना है कि हम तो संविधान से जुड़े हैं, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, उसको अधिकार भी है व्यक्ति को, मगर देश संविधान से चलता है। और जो लोग ऐसी बात कहते भी हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बट वो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही होगा, और जिस दिन वो संकट पे पड़ेंगे, कभी ना कभी हर आदमी के जीवन में संकट आता है, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन की विदिन जाके रक्षा मांगेंगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसलिए मैं कभी इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। मेरे को लगता है कि जो व्यक्ति अपनी चीज़ मान्यता है वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो अभी आपने एक मीटिंग से निकल के एक बयान दिया था कि नई कांग्रेस का नया उदय होगा, ये किस तरीके से होगा? क्योंकि उसके बाद कुछ समझ में आया नहीं। मेरी ये विश्वास है, मैं एक प्रकार से एक थिंकर हूँ। मेरा कहना है कि देखिए, जब आप डाउन होते हो तो उसके बाद जब आपको फिर से उठना पड़ता है, उदय होता है जब आपका, तो यू हैव टू बी ए न्यू फैक्टर, यू हैव टू बी ए न्यू आइडिया, यू हैव टू बी ए न्यू विजन, और ये विजन से ही आप आगे बढ़ते हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, तो पुराने लीडर्स भी हैं, बट कांग्रेस को नए लोगों की ज़रूरत है, नए विजन की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। और जो मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन आया, उसका एक पार्ट है। आप अभी एक बड़ा मामला एक चर्चा में था, आपने 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी किया है। तो ये दरअसल क्या था कि ये ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए आपको जिम्मेदार बता दिया गया? एक्चुअली मैं इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ कि ये मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। शिवराज जी से या वी.डी. शर्मा साहब से या भूपेंद्र जी से मेरे आज के नहीं, बहुत पुराने परिचय है, संबंध है। मुझे इस बात का अफसोस था, मैं एक वकील के हैसियत से सुप्रीम कोर्ट गया था और मेरा ओबीसी से कोई केस का संबंध नहीं था। मैं गया था अध्यादेश की विरुद्ध, रोटेशन जो अनिवार्य है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा कहना था कि आप बिना रोटेशन के जो पंचायत चुनाव बनाना चाहते हो अध्यादेश के माध्यम से, वो असंवैधानिक है। हाई कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी, इंटरिम ऑर्डर हमको नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। जब मैं बहस कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सरकार को डांट रहे थे कि जो तनखा साहब बात बोल रहे हैं ये ठीक है, देखो अगर तुम इस प्रकार से चुनाव कराओगे तो हमको हो सकता है जब हम फाइनल हियरिंग करेंगे तो पूरे चुनाव रद्द करने पड़ेंगे। उस तुषार मेहता भी थे, सब लोग, हम लोग वीसी में थे। और मेरी बात खत्म हो गई और कोर्ट ने कहा तनखा साहब हम आपको जनवरी में सुनेंगे। मेरा केस समाप्त हो गया। इसके बाद जस्टिस खानविलकर इनके सरकारी वकीलों से अपनी दूसरी बात पूछने लगे, ये बताओ महाराष्ट्र का जो जजमेंट मैंने अभी कुछ दिन पहले दिया ट्रिपल टेस्ट का, और मैंने सोलिसिटर जनरल से बोला है कि इसको लागू करो पूरे देश में, क्या तुमने लागू किया अपने प्रदेश में? उनके पास जवाब नहीं था। उससे नाराज होकर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया।
बीजेपी को समझ नहीं आया कि उनकी अक्षमता के मारे वो ऑर्डर पास हुआ। 24 घंटे वो चुप थे। 24 घंटे बाद उन्होंने कहा ये तो तनखा साहब ने कराया, ये तनखा साहब ने कराया। अब बताइए तनखा साहब ने कराया क्या? तनखा साहब, मैं तो ओबीसी का वकील था, मैंने ओबीसी को पीएससी के एग्जाम्स में रिलीफ दिलाई थी कुछ माह पहले। तो मुझे एंग्विश ये हुआ कि आपने मेरी एफिजी सब जगह जलाई, बट एज अ लॉयर, एज अ पॉलिटिशियन आप जलाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप कमलनाथ की एफिजीज तो रोज जलाते थे, उस दिन भी जला रहे थे मेरे साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बट एज अ लॉयर व्हेन यू डू अ थिंग, इट इज नॉट ओनली कि आपने मेरी मानहानि की है, आपने कोर्ट के साथ भी कंटेम्प्ट किया है। मैं चाहता तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकता था, बट मैंने अपने आप ही को रोका क्योंकि मैं इस चीज को एक स्टेज के ऊपर बढ़ाना नहीं चाहता था। अब क्या स्टेटस है सर उस केस का? समन्स के अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा जाइए ट्रायल में पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे देने से मना कर दिया और कहिए जाइए अपने वकील के साथ अपियर होइए। और मैंने जो लेटेस्ट सुना है 6 जनवरी को कोर्ट ने उनको पेश होने का ऑर्डर किया है। तो ये एक जुडिशियल प्रक्रिया है, उनको जुडिशियल प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। चलिए, जुडिशियल की बात हो रही है, मस्जिदों दरगाहों में मंदिरों का सर्वे हो रहा है। अजमेर दरगाह का मामला अभी कितना सही मानते हैं आप कि इस तरीके से ये सर्वे इतने सालों बाद ये होना चाहिए? क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि करिए, कोर्ट ने इस पे तो कोई रोक नहीं लगाई है। इसमें आप और आपकी पार्टी क्या समझती है? देखिए, ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये कानून का सवाल है, ये संविधान। मैंने इसीलिए आपको जोड़ा इसमें। हाँ, मैं संविधान का सवाल है। 1991 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि 15 अगस्त या 18 अगस्त 1947 के बाद प्रार्थना की कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। ओनली उन केसेस को हम एंटरटेन करेंगे जो उस डेट के पहले के हैं। तो राम मंदिर के केस में, क्योंकि मैं तो खुद राम मंदिर में स्वरूपानंद जी का वकील था, मैं तो राम मंदिर का पक्षधर था, मैं तो आर्ग्यू कर रहा था राम मंदिर के लिए। तो राम मंदिर के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा था कि 1991 एक्ट के तहत हम राम मंदिर को तो एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि ये डिस्प्यूट 47 के पहले का है, मगर अब 47 के बाद के डिस्प्यूट्स, नए डिस्प्यूट्स अब देश में नहीं आ सकते, उसमें स्पेसिफिक लिखा है। उसके बाद जो चंद्रचूड़ साहब ने सर्वे परमिट किया, उसको लेके बहुत सी पार्टीज रुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर अब पेंडिंग है, मैटर सब जुडिस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी स्टेटस को डिक्लेयर कर दी है और उसको सुनवाई होने वाली है। बुलडोजर पर क्या कहना है आपका? बुलडोजर क्योंकि कमलनाथ सरकार में भी चले थे और अभी भी चल रहे हैं, पर अभी कांग्रेस जो है वो कोर्ट में है। मैं तो बुलडोजर राज का पे मुझे पहले भी आपत्ति थी और मैं आज भी आपत्ति रख देता पर कमलनाथ सरकार के समय भी चले थे। आप कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, विवेक तनखा ने उनके साथ कितनी बार इस बात को लेकर आपत्ति आपने आपत्ति उठाई थी? आप पूछ लीजिए कमलनाथ जी से। मैं इसलिए उठाता हूं कि मैं कानून का राज चाहता हूं, मैं बुलडोजर का राज नहीं चाहता हूं। हम संविधान का राज चाहते हैं, बुलडोजर राज नहीं चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हमको सबको संविधान से चलना चाहिए। संविधान में सबके अधिकार होते हैं। अगर किसी ने गलत सड़क पे अपना घर बनाया है, आप तोड़िए, क्यों नहीं तोड़िए, प्रक्रिया फॉलो करके करिए। मगर मुख्यमंत्री या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम इसका घर कल तोड़ देंगे। ये अधिकार संविधान आपको नहीं देता है। एक और इसी से जुड़ा मामला कि ईवीएम का रोना। ये ईवीएम जब हारते हैं तब रोते हैं, जीतते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ईवीएम चुनाव आयोग ने कहा हैक करके दिखाइए। अभी आप महाराष्ट्र हारे, आपने कहा कि आपकी पार्टी ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आप जहां भी कांग्रेस हारती है ईवीएम की बात करती है, जहां जीतती है वहां नहीं बात करती। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं, विश्वास का मामला है। जब बीजेपी विपक्ष में थी, उनके प्रवक्ता किताब लिखते थे, अडवाणी जी बोलते थे कि हमको ईवीएम में विश्वास नहीं है। अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस भी वही चीज बोल रही है। बट आप पूरे विश्व में जाइए, पूरे विश्व में जितने बड़े देश हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, सब ने ईवीएम हटा दिया। क्यों हटाया? समवेयर पब्लिक में ईवीएम के प्रति वो विश्वास नहीं है वोटिंग की तरह, बिकॉज ईवीएम इज अ मशीन और विश्व में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हैकेबल नहीं होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रमाण है कि यह हैक हुआ है कि नहीं हुआ है, बट क्योंकि सस्पेशन इतना हाई है और इलेक्शन और डेमोक्रेसी अपनी प्योरिटी और प्रोसेस में डिपेंड करती है, तो इस कंट्री के हित में है
कि आप वो प्रोसेस अपनाओ जिस पे लोगों का विश्वास हो, और वो लोगों का विश्वास बैलेट पे है, तो एक दिन हमको, मुझे तो उम्मीद है कि एक दिन फिर इंडिया बैलेट पे वापस जाएगा। तो मतलब आप एक खुद विधि विशेषज्ञ हैं, आप ये मानते हैं कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो आप कहीं ना कहीं पर इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि बैलेट पे जाए फिर से ईवीएम से? प्रेरित नहीं करूंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि बैलेट पे वापस इस देश की डेमोक्रेसी जाए, बिकॉज मैं इस देश की प्रजातंत्र को डिरेल होते नहीं देख सकता। देखिए, देश पार्टी से बड़ा होता है, संविधान पार्टी से बड़ा होता है, और मेरे लिए संविधान और देश सर्वोपरि है। पर जैसे राजनीति की बात करें तो कांग्रेस उस समय कुछ नहीं बोलती ईवीएम पर जब वो जीतती है, उस समय जरूर बोलती है जब वो हारती है। सपोज हम कहीं जीत जाते हैं तो हम कैसे कह देंगे कि हम इसलिए हमको ईवीएम ने जिता दिया है, पर हारते हैं तो बोलते हैं कि हमको हरा क्योंकि दिया। लगता है कि उस वक्त के इन्होंने मैनेज किया है। देखिए, ये सस्पिशन की बात है, ये विश्वास की बात है। बीजेपी हारती है तो वो कहती है ईवीएम की में त्रुटि है, कांग्रेस हारती तो वो कहती है ईवीएम में त्रुटि है। प्रॉब्लम है सिस्टम की। आपने एक ऐसा सिस्टम इस देश में लाए हो, उस सिस्टम पे पब्लिक का विश्वास नहीं है, तो आप प्रजातंत्र को अगर आगे प्योर और स्वतंत्र रूप से चलाना चाहते हो तो आपको वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिसमें लोगों का विश्वास है। अच्छा, लगातार कांग्रेस अडानी पे हमला बोलती है, इससे लगता नहीं आपको कि देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है? क्योंकि अडानी के शेयर 2 दिन तो गिरते हैं लेकिन फिर वही वैसे ही हो जाते हैं, तो ये अडानी पे हमले से देश की अर्थव्यवस्था का कोई कनेक्शन आपको समझ में आता है? देखिए, क्वेश्चन अडानी जी का नहीं है, क्वेश्चन इज कि हम क्या व्यवस्था चाहते हैं। आप चाहते हो पूंजीपतिवाद कि आप चाहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब आपके पास 50 पोर्ट है, आपके पास 100 हवाई अड्डे हैं। डोंट यू थिंक कि ये 50 पोर्ट और 100 हवाई अड्डे 25 लोगों को, कंपनीज को मिलने चाहिए, 30 कंपनीज को मिलने चाहिए, अलग अलग कंपनीज को मिलने चाहिए? जब मोनोपोली क्रिएट होने लगती है कंट्री में तो आवाजें उठती हैं। प्रॉब्लम इज कि हम किस प्रकार का सिस्टम इस देश में चाहते हैं। हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव बिजनेस चाहते हैं कि हम मोनोपोलिस्टिक बिजनेस चाहते हैं? और कांग्रेस का ये कहना है कि इस देश में हम डिस्ट्रीब्यूटिव बिजनेस चाहते हैं जिसमें देश के हर उद्योगपति या हर सक्षम व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। तो कांग्रेस इसी तरीके के तर्क के लिए एक वकील हमेशा रखती है, मतलब बड़े पद पर एक कांग्रेस के पास में हमेशा एक वकील रहा है, तो इस समय विवेक तनखा जी उसकी भूमिका पे हैं। देखिए, कांग्रेस फॉर्चुनेटली जितने अच्छे वकील हम सुप्रीम कोर्ट में देखा करते थे लगभग सब कांग्रेस में ही थे। हाँ। अब चाहे वो कपिल सिब्बल जी हो, पी चिदम्बरम हो, अभिषेक सिंघवी हो, तुलसी साहब हो, पराशरन साहब हो, आप जितने देखेंगे लाइन से जो टॉप लॉयर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, सब कांग्रेस में थे। इसलिए थे कि कांग्रेस की विचारधारा हम लोगों को सूट करती है, क्योंकि हम लोग संविधान से जुड़े व्यक्ति हैं। हम लोग संविधान के विपरीत कार्य को स्टैंप नहीं लगा सकते। हमको लगता है कि संविधान को अगर कोई चैलेंज करता है तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस फॉर्चुनेटली संविधान की रिस्पेक्ट इस 2 कारणों से करती है। एक तो ये संविधान कांग्रेस के वक्त बना है, शुरुआती संविधान कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस ही थी, पहले दूसरी पार्टियां थी नहीं, और संविधान से कांग्रेस जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप देखोगे ज्यादातर व्यक्ति और ज्यादातर बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष मिलेंगे आपको नॉन बीजेपी फॉर्मेशन के मिलेंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे तो नहीं मानूं कि कुछ लोग मतलब कांग्रेस की मजबूरी होते हैं सिर्फ इसीलिए कि लीगल मैटर्स हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, तो क्योंकि आपकी शिवराज सिंह से भी बहुत आत्मीयता और दोस्ती की बात हम लोगों ने जानी है, तो कुछ लोग कांग्रेस की मजबूरी होती है जो कानून से जुड़े लोग होते हैं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि लगातार उनकी ज़रूरत पड़नी है। आई वोंट से कि मजबूरी होती है, हम लोग जैसे व्यक्तियों का वहां पर स्वागत होता है। भाजपा में नहीं होता। भाजपा में थे, वहां भी थे, अरुण जेटली साहब थे, हाँ कई थे, वहां भी थे, बट कम है। और समवेयर एक लिबरल स्पेक्ट्रम में जब आप देखोगे तो बाय एंड लार्ज जो वकील वर्ग है उसका इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स कांग्रेस। अच्छा सर, महाकौशल में 2,500 करोड़ रुपए, 2,600 करोड़ रुपए का एक पैकेज मिला हुआ था जिसको आपने बहुत प्रयास करके आपने उसको लाया था।
लेकिन उस पैकेज को फिर रोक दिया गया। इस पर क्या हो रहा है? क्योंकि महाकौशल के पूरे डेवलपमेंट का एक बेसिक प्लान था, मैं जानता हूं उस पैकेज के बारे में, तो इस पर क्या हो रहा है और अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि बड़ा एरिया है वो। देखिए, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं। इस मध्य प्रदेश की जो जियो पॉलिटिकल व्यवस्था है, इसमें महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड की उपेक्षा होती है, और पूरी जो पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन और उससे इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन दूसरे पार्ट्स में हो जाता है। कुछ दिन पहले मैंने पेपरों में पढ़ा था, आप शायद ज़्यादा जानते हो, कैलाश जी बोल रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए उज्जैन के पास की रोड्स को सैंक्शन हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? उसमें शायद प्रहलाद जी भी सहमत थे, ऐसा पेपरों में था। मेरा यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं जबलपुर भी तो मध्य प्रदेश का पार्ट है, रीवा भी तो मध्य प्रदेश का पार्ट है, शहडोल भी तो मध्य प्रदेश का पार्ट है, बालाघाट भी तो मध्य प्रदेश का पार्ट है। हम इन एरियाज में जो पूरा पैसा जो है या प्रोग्रेस है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट को नहीं करते हो पूरे मध्य प्रदेश में। खाली आप एक रीजन को ही बढ़ाना चाहते हो दूसरे रीजन की अपेक्षा पे। यही प्रॉब्लम अब दिल्ली में हो रही है। हर बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात चला जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश नहीं आता है। एआई का जो अभी प्रोजेक्ट जितने जा रहे हैं, आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब गुजरात जा रहे हैं, 4-5, 1-2 यूपी गए। मैं तो बोल बोल के थक गया हूं कि इन प्रोजेक्ट्स को लेके आओ मध्य प्रदेश। आजकल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इज एआई पे होता है, और एआई की जो कंपनीज आती हैं 20-20 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है। सर, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। कमलनाथ सरकार थी, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तब ये चीजें क्यों नहीं हुई मध्य प्रदेश में? नहीं, तब तक ये चीजें डेवलप नहीं हुई थी ना। तब तो डेवलप ही नहीं थी। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए आए, और मैं कमलनाथ जी के पास, बिलीव मी, मैं एक पत्र लेके गया और मैंने कमलनाथ जी से कहा, मैं उनको बहुत इज्जत से देखता था, बिकॉज मैं उनको बचपन से जानता हूँ, और वो मेरे को ऑलवेज लाइफ में इंकरेज किया करते थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988-89 में जब यंग लॉयर था, उस वक्त से कमलनाथ जी, दिग्विजय जी have been supporting me। तो मैं कमलनाथ जी के पास गया, मैंने कहा सर मुझे जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही बोला था मैंने उनसे, पूछिएगा। तो कहते विवेक तुमको कब चाहिए? मैंने कहा मुझे नेक्स्ट मंथ चाहिए। मैंने कहा आज तक 74 ईयर्स हो गए हैं, जबलपुर में आज तक कोई कैबिनेट मीटिंग ही नहीं 70 साल में, और सब कुछ भोपाल भोपाल भोपाल। क्या वहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश का अंग नहीं है? उसके बाद ये 2500 करोड़ वाली बात। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग नेक्स्ट मंथ रखी, वो पूरे कैबिनेट को लेके जबलपुर आए, लगभग 3000 करोड़ के सैंक्शन उन्होंने जबलपुर को दिए, मगर हमारी सरकार गिर गई तो सैंक्शंस खत्म हो गए। अब बताइए, महाकौशल के लोग अगर उसके बाद भी अगर बीजेपी को वोट देते हैं, तो मैं तो कहूँगा मुझे अफसोस है कि मैं क्या करूँ। भाई, मैं एज ए इंडिविजुअल जबलपुर का सिटीजन, महाकौशल का सिटीजन, मैं ये बातों को बोल सकता हूँ, मगर पब्लिक समझने को तैयार नहीं है, तो विवेक तनखा क्या कर सकता है? वो मिलिट्री बेस वाली बात भी थी। वो मैं बता रहा हूँ आपको, 7 पॉइंट का जनरल शटेटकर कमेटी रिपोर्ट आई, 6 पॉइंट्स, उसमें 7 पॉइंट्स एक्सेप्ट हो गए थे फॉर इंप्लीमेंटेशन। मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से पता चला कि जबलपुर से पूरा मिलिट्री बेस नागपुर शिफ्ट हो रहा है। वो 7वां रिकमेंडेशन था। फॉर्चुनेटली अरुण जेटली जी मेरे अच्छे मित्र थे पुराने, मैं लॉ फैकल्टी में, वो मेरे सीनियर थे। एज ए लॉयर जब जबलपुर आते थे तो मेरे घर में ठहरते थे, तो मैं अरुण जेटली जी के पास गया और मैंने पैरवी की जबलपुर की। मैंने कहा अरुण भाई, आपके रहते हुए जबलपुर को आप ऐसा सुना कैसे कर दोगे? वहां पर है क्या? आर्मी और हाईकोर्ट को छोड़ के कुछ रह नहीं गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ जबलपुर में है ही नहीं। तो कहने के विवेक मैं तेरी बात मानता हूँ, आई विल गेट इट चेंज। वो तकरीबन हट गया था वो। उन्होंने 6 रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई, 7वां जो जबलपुर की थी वो रोक दी गई, और नागपुर में जो हमारा आर्मी हेडक्वार्टर्स चेंज होकर जा रहा था वो उन्होंने रद्द किया, और जो सब एरिया हेडक्वार्टर्स बॉम्बे का था उसको नागपुर शिफ्ट किया। अच्छा, अभी विवेक तनखा एक बायोपिक को लेकर चर्चा में है, तो ये, और आपने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था। जिस पर बायोपिक बन रही है उसको मालूम ना हो तो ये तो आश्चर्य की बात है। नहीं, मालूम था, बट उनको फ्रीडम था बनाने का, तो वो खुद ट्रैवल कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, वो नरसिंहपुर गए, जबलपुर गए, कई बार भोपाल आए, उनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया।